हेलो क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जल। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जल का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, तो ये जो सारा का सारा पैराग्राफ है इसकी आप एक अच्छी तरीके से रीडिंग लेंगे पूरे पैराग्राफ की। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक कुआं है, यहाँ से एक लेडी जो है कुएं से पानी निकाल रही है, वहीं पे लड़का एक बैठ के नहा रहा है, एक अंकल पानी से जो है कपड़े धो रहे हैं और एक लड़की पीने के लिए मटका लेकर के आई है पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे इस चित्र से आपको उपयोग पता चल रहा है कि एक तो पानी नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, पीने के काम आता है, ठीक है, खेतों को सिंचाई के काम आता है। इस चित्र से आपने ये सीखा। ठीक है बच्चों, अब हम जल का कितना उपयोग करते हैं इसको समझने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिससे आपको पता चलेगा हम जल को कितना उपयोग करते हैं। जैसे हम पीने जो पानी पीते हैं हम उसमें कितनी मात्रा इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें एक डॉक्टर बोलता है हमें रोज़ कम से कम 6-7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो जल का जो पीने में पानी हम इस्तेमाल करते हैं 6 से 7 लीटर इस्तेमाल करते होंगे बच्चों। ब्रश करने में हमें जो है एक मग जो है पानी चाहिए होता है। ठीक है, नहाने में हमें एक बाल्टी पानी चाहिए होता है, बर्तन साफ़ करने में भी हमें एक बाल्टी के आसपास पानी चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए हमें 2 बाल्टियों की आवश्यकता होती है, शौचालय में भी हमें 1 बाल्टी की आवश्यकता होती है, फर्श साफ़ करने में हमें आधी बाल्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कोई अन्य कार्य करने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता हो सकती है। तो इस जो टेबल थी इससे आपने जाना है कि हम जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल का कैसे कैसे उपयोग करते हैं। बच्चों, ये जो पैराग्राफ्स आपके सामने हैं ये आप प्लीज़ खुद रीड कीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं आपको मेन बातें इस चैप्टर की बताती चलती हूँ। अब हम यहाँ पे बूझो पहेली की कुछ बातें लेते हैं। ये गांव या शहर में हम कंपैरिजन करते चलेंगे। तो ये बच्चों हमारा बूझो है। ये बूझो जो है बड़ा जिज्ञासु है, मतलब ये हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है। जैसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने क्लास के ग्रुप पे अपने टीचर्स से, उसी तरीके से बूझो जो है वो क्षेत्रों में रहने वालों के, जो गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं, उनमें एक कंपैरिजन के लिए बात कर रहा है। बूझो जानना चाहता है कि क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? ऐसे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ हो गई, या फिर जो है राजस्थान जैसा शहर हो गया जहाँ पे पानी जो है रेगिस्तान में बसा हुआ है, तो पानी की बहुत कम मात्रा होती है। तो अब वो जो अगला सवाल पूछता है अपना काम कैसे चलाते हैं, तो वो अपना काम कैसे चलाते हैं बेटा? वो पानी की जो है स्टोर करके कम मात्रा में, और या फिर प्रदूषित जल को भी उन्हें कभी कभी उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमने क्रियाकलापों की सूची बनाई है, आप जो है जल का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, जैसे दाल चावल गेहूँ जो है, ये जो दाल चावल गेहूँ है आपके सामने ये लिखा हुआ सब्जियाँ बहुत सी खाने में प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं। कुछ रेसे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप सोचिए। वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग होता है, उद्योगों में भी किया जाता है, इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जल की इम्पोर्टेंस जानेंगे बच्चों के। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है पहेली है। पहेली पूछना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन में, मतलब एक पेज बनाने के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। तो आप समझिए कि जल हमें कितना इम्पॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ बूझो भी है। बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोंटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं जो है दूर जाके पानी लाना पड़ता है। और क्या आप उतनी जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितना, मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब पानी ना आए हमारे घर की टोंटियों में, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन ऑफकोर्स दिल्ली जैसे शहर में तो आती ही रहती है। तो हमारे पास जो भी थोड़ा सा पानी होता है हम उसे बहुत थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुएँ और जो हैंडपम्प से जल प्राप्त करते हैं, हम कह सकते हैं कि टोंटियों से प्राप्त जो जल हम करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है यहाँ पे वही सिचुएशन जो है दोहराई जा रही है कि जब पानी ना हो तो क्या होगा? टोंटियों के द्वारा जो हम जल प्राप्त करते हैं, जल भी किसी झील, नदी या कुएं से। आपसे पूछा जाएगा जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हमें झील, नदी, कुआं, टोंटी, टंकी, बारिश, इन सब से जो पानी से जो हमें जल प्राप्त होता है।
हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, परंतु अंततः अगर आप सोचेंगे तो जल के जो स्रोत होते हैं जहाँ से हमें जल जो है भारी मात्रा में मिलता है बच्चों, तो वो है तालाब, झील, नदी, कुआं, है ना। तो इन स्रोतों का उल्लेख तालाब, नदियों तथा कुओं को भरने के लिए कहाँ से आता है। अब इनमें भी पानी कहाँ से आता है बच्चों, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग मुख्य समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। लवण यानी नमक जो है उसमें घुला हुआ होता है, जिसके कारण पानी जो है बहुत खारा होता है। यह पीने का पानी जो है उपयोग के लायक नहीं होता। अन्य घरेलू कृषि उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी नहीं उपयोग आता है। तो इसी के संदर्भ में बच्चों एक कविता है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर की कविता है, बहुत फेमस कविता है, पता नहीं आपने सुनी होगी कि नहीं, सुनोगे बड़ी क्लास में। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए बूंद तक नहीं। ठीक है, मतलब एक जो कवि है वो कह रहा है कि एक जहाज है, उसके चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। मतलब कितनी भयानक जो है स्थिति है। आप खुद सोचिए, हमारे चारों तरफ समुद्र है जिसमें बहुत सारा पानी है, लेकिन वो खारा है। तो ना तो हम उसे कृषि के लिए काम कर सकते हैं, ना नहाने के लिए, ना ही पीने के लिए। तो सोचिए वो जल हमारे लिए व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ आगे समझाती हूँ कि जो कवि हैं वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि जो महासागर में भटके किसी जहाज नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख करते हैं, फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल की आपूर्ति में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति की महासागरों पर भी निर्भर करती है? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं महासागरों के आसपास रहते, तो उनके पास जल कहाँ से आता होगा? सोचने वाली बात है। महासागरों का जल उन तालाब, झील, नदियों, कुओं में कैसे पहुँचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता? ये भी सोचने वाली बात है। कोई समुद्र का जल तो खारा है, ठीक है, जबकि जो है झीलों का, नदियों का जल खारा नहीं है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जल चक्र के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? जल चक्र के बारे में। ठीक है, जल के विलुप्त होने की युक्ति, इसके बारे में पता लगाते हैं। जल गायब कैसे होता है? आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? ऑफकोर्स देखा होगा। कपड़े जो आपकी मम्मी जो है सुखाने के लिए डालती हैं वह भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है? कपड़े भी गीले होते हैं। गीले किस वजह से होते हैं? पानी की वजह से होते हैं। पानी जब उड़ जाता है तो वह सूख जाते हैं। तो ये पानी उड़ कर जाता कहाँ है, ये हमें पता करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कें, छतों, स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कपड़े हैं बच्चों, इमेज में आप देख रहे हैं सूख रहे हैं। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने जल को गर्म किया था और नमक घुला हुआ था? आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा गीता मैम के साथ। जल बाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था, मतलब पानी जो है वो हवा में उड़ गया था भाप बन करके, और उसमें नमक जो है रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि जब कपड़े सुखाते हैं तो जल कहाँ जाता है? तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों ये। जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है, मतलब लवण को अपने साथ नहीं लेके के जाते, लवण को नीचे ही छोड़ देते हैं। लवण यानी नमक। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना आवश्यक है। ठीक है, गैसीय अवस्था यानी भाप में बदलने के लिए आपको उसे गर्म करने की जरूरत पड़ती है। तथापि हमने यह भी देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। आपसे कभी भी पूछा जाए खेतों का जल कहाँ गया, कपड़ों का कहाँ गया, सड़क का कहाँ गया, सब जगह जल वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चैप्टर 5 में आपने ये भी देखा कि महासागरों का खारा जल जो होता है वो गड्ढों में छूट जाता है। बाष्पन के परिणाम स्वरूप महासागर के पास नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। देखो, बाष्पन तो समुद्र में भी होगा, तो समुद्र में जब जल वाष्प बनता है तो वह नमक नीचे छोड़ के चल जाता है। इस प्रकार हमें नमक कहाँ से? समुद्र से प्राप्त होता है। अब आपके सामने क्रियाकलाप 2 है, इसे आप रीड कीजिएगा, अदरवाइज चैप्टर विल बी टू मच लॉन्ग, सो लेट्स स्किप दिस पार्ट। तो क्रियाकलाप में हमने क्या देखा है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रियाकलाप में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से जल विलुप्त हो जाता है। इसमें कम समय अधिक लगता है, मतलब इससे अधिक समय लगता है।
दोबारा देखते हैं। देखिए 2 प्लेटें, एक छाया में रखी हुई, एक धूप में रखी हुई। तो धूप वाली बहुत जल्दी जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी और छाया वाली नहीं हो पाएगी। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म होती है और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से जल वाष्प निरंतर मिलती रहती है, तथापि जल का वाष्पन एक ध्वनि प्रक्रिया है, एक धीमी प्रक्रिया है। मतलब जल जो है धीमी प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प बनता है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। मतलब एक बाल्टी से जब पानी जाता है बेटा तो वो बहुत धीरे धीरे जाता है, पर एक प्लेट जो है जिसमें बहुत कम जगह है उससे जल्दी चला जाता है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन की तेज़ी होती है। जल को किसी बर्नर में गर्म करने का वाष्पन और अधिक तेज़ी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। पौधों द्वारा जल की क्षति। जैसा कि आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे जो हैं इस जल को, फिर से बूझों की बात लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बूझो देखते हैं क्या कह रहा है। बूझो कह रहा है कि बूझो वाष्पजन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा कि 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधे से वाष्पोषण द्वारा कितने जल की क्षति होती है। मतलब एक गेहूँ का जब हम सीड डालते हैं फिर वो पौधा बन जाता है, फिर वो गेहूँ बनता है, तो उसमें कितना ज़्यादा जल की क्षति यानी लॉस होता है। उसने पता लगाया कि लगभग 500 लीटर, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों से, मतलब 500 लीटर मतलब 25 बाल्टियों के बराबर जल। क्या आप इस कल्पना कर सकते हैं कि वनों में फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? तो ये सोचिए, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा होती होगी। तो चलिए दोबारा लौटते हैं अपने टॉपिक पे कि कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। कौन? पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पजन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पजन का प्रेषण किया था? देखो पत्तियां भी जल वाष्प के द्वारा जल को लॉस करती हैं। वायु में जल वाष्पन तथा संग्रहण के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या जल यह सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। तो देखिए जो जल है, जो पत्तियों से गया है, आपके कपड़ों से गया है, सड़कों से गया है, तो ये जाता कहाँ है? अब इस बारे में बात करेंगे। अब हम टॉपिक समझेंगे कि बादल कैसे बनते हो। इसी में वो राज छुपा हुआ है कि जल जाता कहाँ है। तो आप ये जो क्रियाकलाप है दिया हुआ बच्चे इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इस क्रियाकलाप में क्या है, उससे पहले हम पहेली की बात लेते हैं। पहेली क्या कहना चाहती है? तो पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पे ओस की बूंदें देखी। क्या आपने भी देखी? बिल्कुल आपने भी देखी होगी। शीत ऋतु में पत्तियों के धातों पे, दरवाजों पे, क्या यह भी संग्रहण के कारण है? और क्या आपने गर्मियों में प्रातःकाल ऐसे होते हुए देखा है? तो बिल्कुल देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के लिए संग्रहण प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो शब्द है ना बच्चे, संग्रहण, ये हम याद कर लेंगे कि संग्रहण क्या होता है। ओके बच्चों, हम संग्रहण याद कर लेंगे कि संग्रहण क्या होता है, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। संग्रहण एक जो है, ये जो शब्द मैं आपको दिखाना चाह रही थी संग्रहण, ये आप याद कर लेंगे। संग्रहण बच्चे बादल बनने की प्रक्रिया को संग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की ओर पृष्ठ की ऊपर तरफ जाते हैं ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे आप जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे पहाड़ों पे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, तापमान कम होता चला जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती चली जाती है। ठीक है, जितनी ऊपर वायु उतनी ठंडी। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, तो छोटी छोटी बूंदें जल की कणिका में वो परिवर्तित हो जाती हैं। कहाँ पे? बहुत ऊंचाई पे। छोटी छोटी जल कणिकाएँ वायु में तैरती रहती हैं और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो बादल किस तरीके से बनते हैं? बादल इस तरीके से बनते हैं कि जब जलवाष्प बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो वह जल कणिका में परिवर्तित होकर के बादलों का निर्माण करता है। जल कणिकाएँ आपस में मिलकर के एक बहुत बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं और सारी जल कणिकाएँ मिलकर के बहुत बड़ा जो है बादल बना देती हैं, जिसे हम बादल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूझो देखिए क्या पूछना चाह रहा है। बूझो कह रहा है सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझो ने कोहरा देखा है। जब भी सर्दियाँ होती हैं तो धरती के पास आपको कोहरा नज़र आता है। तो क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संग्रहण है? क्या है मतलब ये भी क्या किसी तरीके से जलवाष्प का संग्रहण, यानी इकट्ठे हुए जलवाष्प या बादल बना लिए हैं?
इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। ठीक है, जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो उनकी बूंदें नीचे उनमें से गिरने लग जाती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम वर्षा कहते हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी जो है नीचे की तरफ गिरता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले हिम का भी में भी गिर सकते हैं। ठीक है, ओले जो आपने देखे होंगे वाइट वाइट, ठीक है, स्नोफॉल देखी होगी, वो उसी वजह से होती है। इस प्रकार बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है। बाष्पन एंड बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल जो है वायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। पुनः महासागरों की ओर चलिए, महासागरों की ओर तो दोबारा बढ़ते हैं और जानते हैं इस बार क्या टॉपिक में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी में विभिन्न प्रकारों में आए जल का क्या होता है। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं तथा यहाँ हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। देखिए, जो पहाड़ होते हैं, जब बारिश होती है तो जल नीचे गिर करके महासागरों में आ जाता है, महासागरों में वापस चला जाता है। तो जो बारिश हुई है वो वापस पानी फिर से आ गया है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघल कर जल बन जाती है। जो हिम यानी जो बर्फ़ होती है वो पिघल करके क्या जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता रहता है। कुछ जल तो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है, वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। ठीक है, अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। ठीक है, तो ये जो जल है पर्वतों पहाड़ों के तहत बर्फ़ से पिघल करके नदियों में आता है, जो कि हम बात कर रहे थे कहाँ से जल आता है नदियों में, झरनों में, तो यहीं से आता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के पानी से भी ये जो है झीलें तालाब भर जाते हैं। वर्षा के जल का मुख्य भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हो जाता है। इस जल का कुछ भाग बाष्पन या बाष्पोत्सर्जन द्वारा भी उड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए चित्र है बच्चे, ये जो है आप समझ लीजिए बच्चों, पहाड़ है आपके सामने, ये पहाड़ है, ठीक है, और ये जो जल है देखिए ये बर्फ़ पिघल करके आ रही है और नदियों में मिल जाती है, वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। जो बारिश का पानी नीचे धरती में पहुँच जाता है, भौम यानी पृथ्वी, वो भौम के रूप में हमें भौम जल के रूप में नीचे उपलब्ध हो जाता है, ताकि हम कुआं खोदेंगे और हमें भौम जल वापस मिल जाएगा। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल भी होता है। तो कुछ झीलों में जो पानी आता है वो भी नीचे भौम जल से द्वारा आता है। हैंडपम्प, नलकूप, इनसे भी हम भौम जल को ही खींचते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपम्प या नलकूप उपयोग में होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता पड़ती है। उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। जब हम खुदाई करते हैं, गहरी खुदाई कर देते हैं, तो वह खतरनाक होती है, क्योंकि उससे जो भौम जल है वह क्या है, बाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, यानी भाप बन करके उड़ जाएगा और हमारे पास पानी फिर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और धरती में जो पानी है बहुत नीचे, जिसे भौम जल कहते हैं, वह बहुत ज़्यादा सेफ और साफ़ होता है। पहली एक चिंता को आपस में बांटना चाहती है उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है। पहली की एक चिंता है भाई, जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे हैं या बिल्कुल ही नहीं है, तो वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं बारिश के जल को अपनी जड़ों में पकड़ करके रखते हैं, पर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पे वर्षा का जल पेड़ पौधे अपनी जड़ों से नहीं पकड़ पाते हैं, जिसकी वजह से वो बह करके खराब हो जाता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र भी जहाँ अधिकांश ज़मीन कंक्रीट से ढकी हुई होती है, ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। ठीक है, जब तो ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, बारिश होगी तो वो जल जो है मिट्टी को भी बहा करके ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि के पृष्ठ पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुँच जाता है। ठीक है, तो वर्षा का जो जल है जो भूमि पे आ गया है वो या तो ओलों के रूप में आएगा या बर्फ़ के रूप में आएगा और इस तरह महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है और वर्षा ओलों के रूप में वापस लौट आता है। तो देखिए ये हमारे सामने जल चक्र बना हुआ है। ये बादल हैं, बादल बरस रहे हैं, ये देखिए पहाड़ों पे बरसे हैं, पहाड़ों से जल जो है नदियों में, तालाबों में, कूपों में आ चुका है और फिर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी तो ये जल बाष्पोत्सर्जित होकर के फिर से आसमान में जो है पहाड़ का निर्माण कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे सामने जल चक्र की फोटो थी और अंत में वापस हम महासागरों में लौट जाता है। यह जल
इस प्रकार चक्रण को जो है जल चक्र कहते हैं, यानी जल का जो घूमना है धरती से आसमान में, आसमान से फिर से धरती में, जल चक्र कहलाता है। समुद्र तथा भूमि के बीच में यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है, ठीक है, ये चलता रहता है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। आगे की टॉपिक लेंगे, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, बहुत वर्षा हो जाए तो क्या होगा, आप जानते हैं बाढ़ जाएगी। तो जो वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जैसे चेरापूंजी, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है, जैसे राजस्थान। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में ही होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा में राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है। जब बारिश आती है तभी फसलें हम लगाते हैं, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भारी वर्षा से नदियों में, झीलों में, तालाबों में जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने से जल बड़े बड़े क्षेत्रों में फैल करके बाढ़ का निर्माण कर सकता है। ये खेतों, वनों, गाँवों और शहरों को जलमग्न कर देता है, मतलब डुबो देता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर और संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है, यानी लॉस होता है। यहाँ पे पालतू जानवर वगैरह मर जाते हैं, इंसान भी मर जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप चित्र, ये देखिए बाढ़ का चित्र, एक आदमी पेड़ पे बैठा हुआ है, कुछ लोग बह गए हैं, गाय भैंस उनके घर डूब गए हैं, तो ये बाढ़ की वजह से होता है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी वहाँ जाते हैं। प्रातः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल जीव थल भाग में फंस करके मर जाते हैं, ठीक है। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, देखिए तो सूखा पड़ जाएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बाष्पन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों, कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और सूख भी जाते हैं। बहुत जल की भी कमी हो जाती है, इस प्रकार सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश में यह संसार के कुछ भागों में बड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पशुओं वनस्पतियों का क्या होता है? आपने अपने माता पिता तथा पड़ोसियों के साथ में चर्चा कीजिए, ठीक है। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो जल को क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है, सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, जानवर मर जाएंगे, इंसान मर जाएंगे, तो इसे हम जल को हमें बचाना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक छोटा सा भाग ही है जो पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जो बर्फ़ है, जो आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है, जो हमारे पर्वतों पे जो बर्फ़ होती है, वो सबसे सेफ पानी होता है, ठीक है, सबसे साफ़ पानी। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु इसके बाद हम आगे देखते हैं। स्टेज कट रहा है। सो दिस sorry, let me return back to the chapter. Okay, so we were here. So hello everybody, after a pause let's start again. So we were here. Okay, अधिकांश जल महासागरों में हैं, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। भौम जल अत्यधिक गिर जाता है तो भौम जल का अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध की मात्रा अत्यंत सीमित है। उपयोग के कारण घटती चली जाती है, जितना आप यूज़ करेंगे वो उतनी ज़्यादा कम होती चली जाती है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है, जनसंख्या जैसे कि बढ़ती चली जा रही है, तो जल की आवश्यकता ही बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा लोग लंबी कतारों में नज़र आते हैं। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिक मात्रा चाहिए होती है। इसी कारण से संसार में बहुत सारे भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए आवश्यक है जल का विवेकपूर्ण यानी एक सावधानी से उपयोग किया जा सके और उसका व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वर्षा के जल का संग्रहण। अब बात करते हैं कि वर्षा के जल को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं या संग्रहण कर सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है।
इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा का जल संग्रहण कहते हैं। जब वर्षा के जल को बच्चे हम सेव करेंगे तो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र किया जाए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ पे अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट है, मकान है, नालियाँ हैं, तो इस प्रकार जल जो है बहुत बह करके नदियों और तालाबों तक पहुँच जाता है। क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है, अतः यह जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। तो पहली तकनीक के बारे में बात करते हैं कि छत के ऊपर वर्षा का जल संग्रहण हम कर सकते हैं। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्र मतलब जो छतें होती है उस पर जल को इकट्ठा करें, भंडारण करें और पाइपों द्वारा नीचे एक टंकी बनाएं और उसमें उसे भेज दें। उपस्थित कण हो सकते हैं, तो उसमें जो गंदगी होती कण हो सकती है वहाँ पे एक छन्नियाँ लगा दें और उस तरह वो जल जो है छन करके भौम जल की पूर्ति करेगा। दूसरा तरीका यह है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल सीधे भूमि में पहुंचा दिया जाए। ठीक है बच्चों, इसकी आप जो है यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। छत के जो है ये छत है हमारी, ये पानी आया, ये पाइपों द्वारा यहाँ चला गया, यहाँ पे छन्नी लगी हुई है जिसमें से कण छन जाएंगे बहुत सारे, और यहाँ पे भी कुछ कण आ जाएंगे लेकिन ज़्यादातर पानी साफ। इस तरीके से जो हमने टैंक बनाया हुआ धरती के अंदर पानी हमारा सेव हो जाएगा। नालियों द्वारा भी हम सेम इसी तरह टंकियों में पहुँचा सकते हैं। कुछ शब्द थे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बादल है, संघनन है, सूखा है, बाष्पन है, बाढ़ है, ओला है, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलपास, जल चक्र इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में आपके जो है पाठ का जो है शॉर्ट में सारांश यहाँ पे दिया हुआ है, हमने क्या सीखा अभी तक। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आप करेंगे। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रम को क्या कहते हैं? अब दोबारा पानी नीचे आ जाए जल वाष्प से तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि वो वर्षा द्वारा जो भी होता है। एक वर्षा या से अधिक वर्षा ना हो तो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। इनमें से फिर आपको जो है ये MCQ क्वेश्चन के लिए है, कुछ आपके क्वेश्चन हैं सत्य असत्य करके आपको करने हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके आंसर्स भी मैं आपको भेज ही दूँगी तो नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रीडिंग कीजिए, मैंने जो समझाया वो समझने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, और ये यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।